प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले 10,000 बंदे बुलाकर 2 लाख लोगों की जिंदगी अजीरन नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर अहम रिमार्क्स। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को 2 काबिल वुकला ने गुमराह किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन का तहरीक इंसाफ की यकीन दहानी और अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर शदीद नाराजगी का इजहार। इसके अलावा बात करेंगे नैब हमारे हाथ में नहीं था, जो नैब को कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने उनको बचाया। इमरान खान ने इदारों पर एक बार फिर बड़ा इल्जाम लगा दिया। इमरान खान का लॉन्ग मार्च 6ठे दिन में दाखिल, कप्तान का जारहाना रवैया बरकरार, एस्टैब्लिशमेंट फिर निशाने पर। इमरान खान ने आजादी की तहरीक इस्लामाबाद में खत्म ना करने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा बात करेंगे अरशद शरीफ की वालिदा ने अरशद शरीफ से मुतालिक हुकूमती कमीशन मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस को खत, हाई पावर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की अपील भी कर दी। हमारे साथ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनको वेलकम करेंगे। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब, बिफोर वी कम टू द लॉन्ग मार्च और बहुत सारी जो ये पॉलिटिकल आपकी भी कुछ बातें हैं उनके ऊपर भी बात करने वाली हो रही है। आज राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि अख्तर मेंगल ने वादा लिया है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे तो उनको मच जेल में रखेंगे और मच जेल में और मिर्ची वार्ड में रखेंगे। इसके ऊपर आपका रद्द-ए-अमल क्या है? देखिए, मैं हैरान हो जाता हूँ जब ये राना सनाउल्लाह किस तरह के बयान आते हैं और फिर मीडिया उन्हें चलाता है। पाकिस्तान में हम क्या कोई एक बिल्कुल ही मतलब शर्म है। हमें पता है कि आप एक फाशिस्ट हैं, हमें पता है कि पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो मुअत्तल हैं, लेकिन एक शर्म हया के लिए ही बंदा, जब आप पाकिस्तान दुनिया की 5वां बड़ा मुल्क है, ये दुनिया का एटमी ताकत है, 7 एटमी ताकतों में से, वहाँ का वज़ीर आला जो है वो बयान ऐसे देता है जैसे वो कोई बदमाश है। I mean, what he wants to portray himself. He's quoting अख्तर मेंगल करना चाहता है। अख्तर मेंगल हो या ये लोग हो, ये खुद को क्या मतलब वैगाबॉन्ड साबित करना चाहते हैं कि ये क्या मतलब कि अगर पाकिस्तान की बदकिस्मती से इन लोगों को ऊपर लाके बिठा ही दिया गया है तो कुछ शर्म कर लें। कुछ ओहदों के अपने तकाजे होते हैं। कुछ पीपल, आई थिंक चेयर्स हैव कम डाउन फॉर देम, दे हैव नॉट गॉन अप। ये फवाद, आपके दौर में याद होगा भी, आपने कहा कि पाकिस्तान के इस तरह के वज़ीर दाखिला हैं। मुझे याद है आपका भी नाम आ रहा था वज़ीर दाखिला के लिए, लेकिन आखिरी लम्हे पे इट वाज शॉट डाउन। तो शेख रशीद साहब जैसे बंदे भी तो माशाल्लाह इस मुल्क के ये वज़ीर दाखिला रहे हैं, और आप जानते हैं जिस तरह की ये वोकेबलरी, जिस तरह के लफ्ज़ों का इंतखाब, जिस तरह बिलावल पे ज़ाती हमले, दीगर पे, तो आपके यहाँ तो इसी तरह की प्रोटेक्शन मौजूद थी सर। वज़ीर दाखिला आपने भी रखा हुआ था। शेख रशीद मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कभी इस तरह के बयान। बिलावल पे कितने उनके जुबानी छोड़े, अब तो वो डायरेक्ट अटैक करते थे। नहीं, वो पीपल्स पार्टी वाले उन पे करते हैं तो वो आगे उस पे करते हैं। नहीं, ये तो फिर फवाद, ये जस्टिफिकेशन तो फिर इधर भी दी जा सकती है, मतलब सारे के सारे ऐसे लोग हैं। नहीं, दोनों ही साइडें गलत होंगी ना, वो तो नहीं है। लेकिन एक आपका जो, जब आप एक इंटीरियर मिनिस्टर हैं तो फिर उस ओहदे के तकाजे हैं, उसके मुताबिक बात करनी चाहिए। डोंट लेट पाकिस्तान डाउन। अच्छा, ये अख्तर मेंगल साहब ने क्यों वादा लिया? वो तो अलाइज थे, वो तो इमरान खान साहब को 3.5 साल उनकी पार्टी ने वोट दिया रखा, आपके साथ वो बैठे हुए थे कौमी असम्बली में। ऐसे अगेन क्या हुआ? अख्तर मेंगल जैसे बंदे हैं, बड़े सॉफ्ट आदमी हैं, इस तरह की बात नहीं, पता नहीं कौन से साफ है। उस वक्त भी उन्होंने हमें खुल के कहा था हमें 6 अरब रुपया दें तो हम आपके साथ हैं, इतने पैसे नहीं देते तो हम आपके खिलाफ हैं। कितने पैसे मांगे थे उन्होंने फवाद आपसे? उन्होंने मांगे थे 600 अरब रुपए थे या 6 अरब रुपए थे या 60 अरब रुपए थे। 60 अरब रुपए आता था साढ़े, जो बलूचिस्तान में वो कह रहे थे जी हमने बड़े पता नहीं क्या कराना। नहीं, उन्होंने अपने को मंसूबों के लिए मांगे थे या कोई जाती अपनी जेब? मंसूबों के लिए मांगते हैं ना, और बलूचिस्तान में जो मंसूबे चल रहे हैं बड़े, उन्हीं के लिए मांगते हैं ना, और क्या सकते हैं। तो उनको देने में क्या हर्ज थी सर? वह बलूचिस्तान पसमानदा एक सूबा है, वहाँ से फंड्स भी आते हैं बहुत सारा। नहीं, तो इस वक्त आपको पता है बलूचिस्तान में कितना पैसा चला गया है पिछले कोई ये जब से 18वीं तरमीम आई है, अगर हिसाब निकाले ना और ये बलूचिस्तान की लीडरशिप से पूछे ना ये पैसा किधर गया है। वहाँ की अभी जब ये सैलाब आया था तो जो जनरल सेक्रेटरी था कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन का, उसने टीवी पे आके कहा तो जी यहाँ पे 50% तो ये मुंह खोल के मांग लेते हैं कमीशन, तो हम बनाए क्या वहाँ पे। ये सैलाब जब आया उस वक्त कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी का इंटरव्यू आया था, तो ये तो हालात है वहाँ। अच्छा,
आप ज़रा लॉन्ग मार्च पे आते हैं फवाद। आपके मुखालफिन ये कह रहे हैं कि खान साहब वो क्राउड गैदर नहीं कर सके, लिहाजा वो जीटी रोड पे फिर रहे हैं और आपका लॉन्ग मार्च जो है वो मोमेंटम जनरेट करने में नाकाम रहा है। आपने 2 दिन में इस्लामाबाद पहुंचना था, अब आप कहते हैं हम 10 नवंबर के बाद पहुंचेंगे सर। मुखालफिन तो फिलहाल देखें, उन्होंने तो यही बात करनी है ना। आप ये देखें जो आपकी टीम साथ गई है कवर करने के लिए, वो क्या कहती है, और फुटेजेस मंगवाएं और देखें। अब देखें, बड़ी सीधी बात है जी, हमारा लॉन्ग मार्च जो है वो बड़ा कमजोर होगा, उसमें कोई बंदा नहीं आया, तो फिर आपने 30,000 बंदा इस्लामाबाद में क्यों जमा किया हुआ है, और फिर 41 करोड़ रुपया परसों आपने रिलीज किया है कि जी बड़ा हम कर रहे हैं। वो नवाज शरीफ वहां से बैठ के ट्वीट कर रहे हैं कि 2,000 बंदा है, तो 2-3 हजार बंदा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए मैं आपके लॉन्ग मार्च रोके, वहां पे 30,000 बंदा आपने। अच्छा, इंटरेस्टिंगली फवाद, आज यही बात जो है वो अदालत में भी कही गई है कि 10,000 लोगों के पीछे 2 लाख लोगों की जिंदगी तो नहीं रोक सकते, और इससे पहले भी तादाद के ऊपर कमेंट किया गया अदालत की जानिब से, रिमार्क से मौजूद अदलिया के। तो तादाद तो एक मसला है या नहीं है? नहीं, तादाद बहुत ज्यादा है, लाखों लोग जो हैं वो इस्लामाबाद आएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कैसे राइट ऑफ प्रोटेस्ट भी मुअत्तल करना चाहे तो कर दे। कौन सा बाकी राइट्स को सुप्रीम कोर्ट ने प्रिजर्व कर लिया। एक सिटिंग सेनेटर 75 साल का जो है उसको अगवा करके नंगा करके बराना तस्वीरें बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। शहबाज गिल जैसे पॉलिटिकल वर्कर को उठा के नंगा करके मारा गया, सुप्रीम कोर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अरशद शरीफ ने लेटर लिखा कि जी मेरे पीछे असैसिन्स हैं, वो बेचारा दिन दिहाड़े कत्ल हो गया, शहीद हो गया, सुप्रीम कोर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सो एक और भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। अच्छा फवाद, आपने कहा कि लाखों लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद है, क्राउड आज मैं देख रहा था, आपने कुछ शेयर की हुई थी वीडियोस जो है, बाकी इट्स ए गुड क्राउड है मस्त है। लेकिन आमिर कियानी साहब की एक वीडियो सामने आई है, वो अपने वर्कर्स को कह रहे हैं इधर पिंडी इसमें डिवीजन में कि जनाब ज़रा गुजर खां पे ज़रा ट्रैफिक रोक देना, कुछ ज़रा थोड़ा सा कोई मजमा शजमा इकट्ठा कर लेंगे, इस आने जाने वाली ट्रैफिक रोक के हम ज़रा खान साहब को मजमा दिखा देंगे। मैं वीडियो देख रहा था, फिर दूसरी तरफ तो ये हालत है सर। गुजर खान तो अभी पहुंचे ही नहीं, अभी तो वजीराबाद में ही हो रहा है, और गुजरावाला ने तो बहुत बड़ा रिस्पॉन्स दिया है, और यहाँ पे जो भी होगा पता नहीं क्या वो कैजुअल बात कर रहे होंगे, कोई ऐसी बात है मुझे नहीं लगता। लेकिन गुजरावाला में तो बड़े बैनर भी लग गए वहाँ पे इमरान खान साहब के खिलाफ घड़ी चोर के हवाले से, और आपने शायद आपने ट्वीट भी किया हुआ था कि पर्चा किया जाए उन पे। किसने लगाए थे? ये वहाँ पे लगे हुए थे, मुझे तो नहीं पता, हमने तो देखे हैं वहाँ पे ये खान साहब आपने रात को खुरम दस्तगीर साहब का जिक्र किया, आप लोगों ने बयान नहीं देखा फिर उनका। चलिए वो देख लें तो आपको पता चल जाएगा किसने लगाए थे। मेरा ख्याल आपका बयान खुरम दस्तगीर साहब के हवाले से था कि उन्होंने लगवाए हैं। नहीं, मैंने नहीं दिया, खुरम दस्तगीर ने रात को हामिद मीर में देख लिया था, वो देख लेना। अच्छा, वो कह रहे थे कि हमने लगवाए हैं सर जी। और आपका जो मुतालबा था कि पर्चा कराया जाए, हुकूमत तो आपकी है सर, फिर वो उस पर केस क्यों नहीं? मैं तो हुकूमत में नहीं हूँ ना, मैं तो कह ही सकता हूँ कि इस पे उमर चीमा को कि इस पे पर्चा काटा जाए। तो उन्होंने आपकी बात नहीं हुई उमर चीमा साहब से कि इतना बड़ा उन्होंने बयान दिया? हो रहे थे क्योंकि जैमर्स होते हैं, और बिल्कुल उमर को काटना चाहिए, क्योंकि मजहबी मुनाफरत पे मबनी बैनर्स लगाए गए थे, जो जाहिर है 311 एंटी टेररिज्म एक्ट में फॉल करता। अच्छा फवाद, वो खान साहब ने, आप क्योंकि पॉलिटिकल एक वर्कर हैं, आपकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपसे इख्तलाफ के बावजूद बहुत सारी चीज़ों पे, ये तो इख्तलाफ नहीं है कि आप पॉलिटिक्स को बड़ा प्रैग्मेटिकली समझते हैं। खान साहब से सवाल पूछा गया कि शायद ये खदशात हैं कि मार्शल लॉ वगैरह को इस तरह की खबरें, तो उन्होंने कहा जी लगा दें। तो इसमें बड़ी ले दे हो रही है कि एक इतनी बड़ी पार्टी के सदर हैं, इतना बड़ा उनके फॉलोइंग है, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें रादर देन के इसको वो करना चाहिए था, इसके अगेंस्ट जाकर रिबफ करना चाहिए था। वो कहते हैं लगा, बड़ा कैजुअल सी बात कहते। डू यू थिंक इट वाज अगेन उनका राइट, उनका रिप्लाई था इतने बड़े बैकग्राउंड के साथ? नहीं, बिल्कुल उनका रिप्लाई सही था, क्योंकि जो यहाँ पे पहुंचा है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पहुंचा ना। उन्होंने कहा देखें, मुल्क में मार्शल लॉ होने में और ना होने में क्या फर्क होता है? वो फर्क ये होता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स बहाल हो, तो इसका मतलब ये है कि मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ। अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं है तो मार्शल लॉ लगा हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान में उन्होंने ये कहा कि जो मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ था वो बहुत ज्यादा लिबरल था, और जो आज तक 6 महीने में इन्होंने हालात बनाए हैं उसमें तो कोई फंडामेंटल राइट वैसे ही नहीं रह गया। सोशल मीडिया के बच्चों को उठा के उनको जो है वो अपने जो उन्होंने मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल बनाया है, जिसमें कोई ये अपना बड़े सहाफी भी जो है उन्होंने रखे हुए हैं, उनकी कहने के ऊपर ये बच्चों को उठाते हैं, उनको मारते हैं, उनको नंगा किया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे पॉलिटिकल वर्कर्स को, जिस तरह मैंने आप पहले मसाले दी, वो आपके सामने है। जो बात करने का हक है
जो सलब हो चुका है, लोग छोड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान, जो नामवर सहाफी हैं जो इख्तलाफ रखते हैं मौजूदा पॉलिसी, वो तो पाकिस्तान में रह ही नहीं पा रहे। तो माशाल्लाह होने में या ना होने में पता नहीं क्या फर्क है। अच्छा, आपने कहा कि आपसे मुराद है खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा जनाब कि नैब मेरे कंट्रोल में नहीं था, मेरे कोई बस में नहीं था, करप्ट लोगों पे हाथ डालते थे तो वो कहते थे इनको मत कहे। हालांकि हम अगर देखें फेयरली तो नैब ने कौन सा ऐसा ये बंदा होगा जिसको गिरफ्तार नहीं किया। पीपल्स पार्टी के दौर देख लें, वहाँ पे उस खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो जेल में रहे सर। नवाज लीग तो इस वक्त मेरा ख्याल है कोई 10-12 टॉप के लीडर्स थे, वो नैब की जेल में रहे। वहाँ शहबाज शरीफ साहब रहे, हमजा रहा, एक ख्वाजा आसिफ रहे, उसके बाद साद रफीक थे, मिफ्ता इस्माइल थे, हनीफ अब्बासी, उसके बाद आपको याद होगा शायद खकान अब्बासी साहब थे। हु इज हु? तो अभी कौन सी कसर रहेगी थी आपका ख्याल है जो पूरी नहीं हुई? पीपल्स पार्टी दोनों नैब में उसमें रहे, वो जेलों में भी रहे और उसके बाद अदालतों ने उनको, मेरा ख्याल है समझता हूँ कि उसमें हमारी गलती ज्यादा है। वो मैंने पहले ही दिन अपना ये पहले ही 3 महीनों में खान साहब से कहा था कि ये जो नैब हमने रखी हुई है ना जी, कि इसके इंडिपेंडेंट होगी और हमारे तहत नहीं होगी, तो ये इसके लोगों ने मानना नहीं है। सो हमें सिर्फ जो है 8, 10, 12 केस जो टॉप के हैं उनको प्रोसिक्यूट करें, फाइनलाइज करें और इनको बढ़ाए ना। वो उसमें मैं समझता हूँ कि हमारी अपनी भी गलतियां हैं कि वो तो ठीक है, प्रोसिक्यूशन जिस तरीके से यहाँ पे हुई है वो तो एक मजाक है, वो तो ठीक ही कह रहे हैं खान साहब, लेकिन असल में हमें उसको पहले ही इस तरह से अपने ही हाथ में रखना चाहिए था, क्योंकि जिम्मेदारी फिर हमारी बनती है, एक कानूनी तौर पे वो हमारे अंदर थे नहीं। अच्छा, कौन खान साहब को रोक रहा था सर के इनके खिलाफ, इन पे हाथ ना डालें? खान साहब ने ये नहीं बताया, नाम नहीं लिया सर। कोई आप बता सकेंगे कि कौन लोग थे जो इनको रोकते थे कि इन करप्ट लीड को? मेरा ख्याल है खान साहब ने जो बात की है वो वाज़ेह बात की है। अब बिल्कुल ही कोई बंदा ना समझना चाहे तो उसको समझा के क्या करे। चले हमें समझा देना, हमें थोड़ा सा बेअक्ल समझ लें, थोड़ी सी हमें पसमानदा समझ के समझा दें कि हम नहीं समझे शायद। चले फिर वो आप खान साहब से इंशाल्लाह समझ लें। अच्छा, दूसरा ये है कि जब वो पावर में थे आप लोग तो सारी चीज़ें तो वहीं से हैंडल करवा रहे थे, जिनका आज आप कह रहे हैं हमें काम नहीं करने दे रहे। खान साहब ने खुद कहा जी बिल हमने मंजूर करवाने उनको कहते थे। आपके मिनिस्टर जो हैं 10-12 वो वहाँ पे उस GHQ जाके ब्रीफिंग दे रहे होते थे वहाँ पे, कि उसके बाद जर्नलिस्टों की मीटिंग्स हो रही हैं, फिर कारोबारियों की मीटिंग्स हो रही हैं। खान साहब कहते थे मेरे नोटिस में है, इवन खुफिया मुलाकातें वो कहते थे मुझसे पूछ के हो रही हैं। आपने तो सबलेट की हुई थी हुकूमत सर, जब सबलेट की हुई थी अब आप कहते हो हमें चलने नहीं दे रहे थे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल सबलेट कोई, कई जगहों के ऊपर आप जब फौज के साथ ही मिलके काम करना होता है। अब भी जब हुकूमत आएगी फौज के साथ ही मिलके काम करना है। ये तो बड़े एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपने लिया, इस तरह तो नहीं होता। हुकूमतें इकट्ठे ही काम करती हैं, ब्रीफिंग जो हैं वो GHQ में ही होती हैं, जो सिक्योरिटी मीटिंग्स हैं वो ISI ही करती है और अब भी वही करेंगे। GHQ का रोल है वो ही करेगा, इसमें तो कोई दो बातें और राय नहीं है। जहां तक बात है कि कुछ काम हो सकता है, मसलन ये नहीं है, मतलब अफगान पॉलिसी में देखें कितना बड़ा शिफ्ट था, वो इमरान खान लेके आए थे। इसके साथ जो अमेरिका के साथ पॉलिसी में कितना बड़ा शिफ्ट था, वो इमरान खान लेके आए थे। तो इमरान खान की बहुत बातें जो हैं वो मानी भी गई हैं, कंसीड भी की गई हैं, और कुछ बातों पे ज़ाहिर है कि इस्लाह भी होगा। तो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू जो आपको अगर सुने तो आपकी बड़ी प्रैग्मेटिक और मैं फिर कहता हूँ बड़ी पॉलिटिकल बातें आपके और खान साहब को अगर सुने तो दोनों में बड़ा 180 के दर्जे का फर्क है। खान साहब तो सीधा कहते हैं हमें नहीं चलने दे रहे थे, हमें इंटरफेरेंस थी, फलां फलां। तो आप कहते हैं नहीं, हुकूमतों को मिला के एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिला के चलना पड़ता है। आपके और खान साहब के स्टांस में तो बड़ा फर्क है सर। नहीं, वो तो कॉन्टेक्स्ट की बात है ना। मसलन खान साहब का ये मानना कि जी ये अकाउंटेबिलिटी ड्राइव जो है उसको जो है वो पहुंचाना चाहिए था मंतकी इंजाम तक, उसमें जो रोल है शायद वो उनकी तवक्को के मुताबिक नहीं होगा। लेकिन ये है कि उसकी फिर मैं तो समझता हूँ कि हमारी अपनी भी गलतियां हैं उसमें। वो अगर हमने उसको ना किया होता आउटसोर्स, इस तरह से नैब को आउटसोर्स ना किया होता और हम लॉ में तरमीम लेके आते और खुद उसको बैठ के करते तो वो मामला और होते। अच्छा सर, आपने कहा कि उनके डेफिनेटली हमने बहुत सारी स्टोरीज की, करप्शन भी हुई माजी में, नवाज लीग और पीपल्स पार्टी साहब में हुई, हमने रिपोर्ट्स भी की हुई हैं। आपकी 3 साल की हुकूमत में कोई वजीर, कोई सेक्रेटरी, कोई स्कैंडल, कोई करप्शन नहीं हुई, कोई गलत नहीं हुआ सर? तो सारा कुछ ये पहले वाले करके गए थे? नहीं, बेसिकली मैं तो समझता हूँ ये पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में क्लीनेस्ट गवर्नमेंट थी जो इमरान खान ने दी। कोई बंदा इसमें देखें, सवाल ये जो कल गए हैं 43 लोग बीजिंग के दौरे के ऊपर चले गए हैं, इमरान खान के दौर में आप तस्वुर भी नहीं कर सकते कोई इस तरह होगा।
ये हुकूमत जब से आई है। वैसे सऊदी अरब जो गए थे लास्ट टाइम मेरा ख्याल 50 से ज्यादा थे, हमारे पास फैक्ट फिगर है, आपसे शेयर कर सकते हैं जी। 5 बंदे गए थे, 5 बंदे गए थे। चले आपके साथ डाटा शेयर कर देंगे, ये यहाँ लिस्ट डाटा आप शेयर कर लेंगे। एक बंदा भी जो है वो, ये तो पूरा पीए का जहाज बुक करा के गए हैं इमरान खान के दौरे में, किसी एक दौरे में भी साथ में आपको डाटा भी शेयर कर देता हूँ, बल्कि जो उनका टोटल इखराजात है उनका कंपैरिजन से ही आपको पता चल जाएगा। हर चीज के ऊपर तनकीद जो है वो तो खैर मर्जी आपकी, लेकिन इमरान खान का इनके द्वार का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। आप देखें कि हमारे जो एक स्कैंडल फ्री गवर्नमेंट 75 साल के बाद पहली गवर्नमेंट इमरान खान ने दी है, जो कभी और यार फवाद, अब आपका खैर पॉइंट ऑफ व्यू रिस्पेक्टेड, जितने स्कैंडल 10-11 जो हैं आप लोगों ने खुद इंक्वायरीज करवाई, इंक्वायरी रिपोर्ट्स में आया, शुगर स्कैंडल देख लें, वीट देख लें, ऑयल देख लें, उसके बाद आप ये आई थी उस IPPs वाले देख लें जो रिपोर्ट आपने रिलीज नहीं की थी, आपके सिटिंग मिनिस्टर इन्वॉल्व थे, बिलियंस ऑफ रुपीज के इरेगुलरिटीज, बल्कि आप कैबिनेट में बैठे थे जहां पे फैसला हुआ, चीजें हुई कि हमने रिपोर्ट रिलीज नहीं करनी IPPs वाली, तो अच्छी खासे आपके उसमें रहे हैं जिसमें आपको मिनिस्टर थे। अब आप देखें ना, अब आप देखें, आप कंट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं। आपने पहले कहा कि आपने खुद ही इंक्वायरियां करवाई, बिल्कुल हमने खुद ही, क्योंकि मीडिया ने रिपोर्ट किया, मीडिया ने रोला डाला, आप उसमें नहीं, कुछ भी रिपोर्ट नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, हर चीज हमने करके दी, शुगर के ऊपर हमने, मतलब आपके वजीर करप्शन कर रहे थे, आप ही पकड़ रहे थे उनको बैठे हुए। 100% हमने इंक्वायरीज कराई, इमरान खान ने इंक्वायरीज कराई, 100% आपके पास जो जो इन्फॉर्मेशन है वो इमरान खान की दी हुई है आपके पास। ये ट्रांसपेरेंसी की नई मिसाल जो है कायम की। अब जो आप कह रहे हैं IPPs के ऊपर आपने इंक्वायरी की और रिलीज नहीं की, तो आपको वजह भी पता होनी चाहिए क्यों नहीं बताया ना सर, आप बताया ना सर, मुझे नहीं पता। नहीं, आपको पता होनी चाहिए कि वो IPPs की जो इंक्वायरीज थी उसमें और कौन कौन जो ममालिक से इश्यूज थे, जिनके साथ इश्यूज थे, आपको पता होना चाहिए कि जो कर्जों के ऊपर जो इंक्वायरी की गई थी वो क्यों नहीं रिलीज हुई। तो ये एक एंट्री केसेस आ जाती हैं, वो प्रॉब्लम बात नहीं, वो मानिए आपकी बात, उसमें गैर मुल्की ठीक है, वो जेवी करते हैं सारे के सारे, जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन का तरीका वारदात है, बाहर से 2-4 फॉरनर ले आते हैं, उनको शो करवाते हैं अपने पार्टनरशिप में, उसके बाद कल को मर्जी का रेट लेते हैं, डॉलर्स में ना रेट लेते हैं, लूट मार करने के बाद पकड़े जाएं तो फौरन वो उनको कहते हैं जाएंगे अपनी हुकूमत को कहें पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट खतरे में है। तो आपके वजीर बैठे हुए थे, 4 शामिल थे सर, उनके खिलाफ खान साहब ने क्या कार्रवाई की कि तुम लोगों ने उनके बाहर की कंपनीज के साथ मिलकर सारा कुछ काम किया, एटलीस्ट उनको तो फायर करते ना खान साहब। कौन से वजीर और कौन से स्कैंडल में सर? उसमें आपके अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब शामिल थे सर, अब नाम सुनते हैं। अब्दुल रज़ाक दाऊद के ऊपर क्या इल्जाम था सर? ये इल्जाम थे उनके बिजली घर वाले उसमें थे। इसके बाद उनका देख लें, ये जो आपका शुगर स्कैंडल आया था, उन्होंने माना है इंक्वायरी रिपोर्ट में जनाब कि मेरी उस पे आके रिकमेंडेशन पे इन्होंने आके इंपोर्ट करवाई थी, आके एक्सपोर्ट करवाई थी इन्होंने। शुगर की जो आप मुझे बताएं कि शुगर का जो आया जब कंपटीशन कमीशन में भेजा, उसके बाद से लेके अब तक जो 1 साल में टैक्स रिकवरी हुई वो 40 अरब रुपए से बढ़ के 350 अरब रुपए पे चली गई। सर आपने फवाद भाई शुगर रिपोर्ट पढ़ी है? उसके ऊपर FBR की कार्रवाई हुई, उसके ऊपर आपकी जो कंपटीशन कमीशन है उसकी कार्रवाई हुई। अब अगर आपका ख्याल है कि हर एक काम में जो कारोबारी सारे लोगों को उठा के जेलों में डाल दे, वो मुमकिन नहीं होता। नहीं फवाद, आपने शुगर इंक्वायरी की वजह से सर आप लोग गए थे, 52 रुपए कीमत थी, और मेरे शहजाद अकबर साहब ने कहा था एक अगर यहाँ पे बढ़ाए ना इसका आके अगेन KG के आप हिसाब से 1 रुपया बढ़ाए तो 5 बिलियन रुपीज उनके जाते हैं। तो जब आप लोगों ने एक्सपोर्ट कर दी, 4 बिलियन रुपीज दे दिया, जिसमें उसमें आपको ज्यादा खुसरो बुख्तियार साहब के भाई शामिल थे, आशिम बख्त थे, उसमें असद उमर साहब थे, उसमें अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब थे, पूरा का पूरा फैसला हुआ, और 52 रुपए के बाद जो प्राइसेस हैं 100 आपकी 15 रुपए तक चली गई। आप लोगों के फैसले थे और यहाँ आवाम की जेब से 500-600 बिलियन रुपीज निकल गए थे सर। ये तो मानते इंक्वायरी में लिखा हुआ है सर। नहीं, बिल्कुल गलत बात है सर, आप पढ़ें दोबारा। हमने तो 1 रुपया सब्सिडी नहीं दी थी। ये सर 4 बिलियन रुपीज सर दिए गए, उसमें जहांगीर साहब ने 56 करोड़ लिए। पंजाब गवर्नमेंट ने दी थी, फेडरल गवर्नमेंट ने। तो आपकी हुकूमत थी मेरी जान, ECC ने फैसला करके भेजा पंजाब को। नहीं, ठीक बात है, पंजाब गवर्नमेंट ने दी थी लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं दी थी। लेकिन उसके बाद जो कंपटीशन कमीशन ने और जो FBR ने इस्लाहात की, उसके नतीजे में अरबों रुपया जो है वो बरामद भी हुआ था। मतलब अवाम की जेब से, और आप ये तो अवाम की जेब से 500 बिलियन रुपीस निकालने के बाद उधर से रिकवरी हो गई। वहाँ इंडिविजुअल इशू नहीं था, वहाँ पे एक्चुअली पूरी एसोसिएशन ही मुलव्वस थी और पूरी एसोसिएशन के ही मामला थे।
ये तो आप ठीक कह रहे हैं, एग्री विद यू, लेकिन उस अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने बकायदा उनका साथ दिया था सर, ये इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा है। बहरहाल आपसे दाऊद मैं जानता हूँ, बिल्कुल शरीफ आदमी है वो, इस तरह के नहीं। मेरा ख्याल है आप अपनी गवाही दिया करें भाईजान, किसी और की आज के दौर में गवाही देना मुश्किल है। बहरहाल आपसे ये चिट चैट चलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच ब्रदर, थैंक यू। जी, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और ब्रेक का वक्त हो रहा है प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अरशद शरीफ की वालदा ने अरशद शरीफ से मुतालिक हुकूमती कमीशन को मुस्तरद किया है और एक खत लिखा है चीफ जस्टिस को। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगे बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब और इनसे हम बात करेंगे अरशद शरीफ शहीद की वालिदा के उस खत के हवाले से जो उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा है और अदम एतमाद का इजहार किया है जो कमीशन बनाया गया उनके कत्ल की तहकीकात के लिए। बैरिस्टर साहब आपको वेलकम करेंगे शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इससे पहले कि आप उनसे सवाल करें, मैं बैरिस्टर साहब का पूरा तारुफ दे दूं। ये अरशद शरीफ साहब के जितने भी केसेस थे और अरशद फाइटिंग केसेस, इससे पहले जब यहाँ पे नवाज़ लीग की हुकूमत थी उनके दौर में अरशद पे केसेस बने। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब वज़ीर आज़म बने तो एफआई ने एक बहुत बड़ा इन पे उन्होंने एक उस पर आके पर्चा दिया था अरशद को, उस वक्त उठाने की कोशिश की गई थी और सारा कुछ करने की। और भी बड़े केसेस थे। तो ये शुएब जो हैं, ये अरशद के सारे केसेस जो हैं मोस्टली ही हैज़ बीन फाइटिंग। बल्कि जब अरशद वो दुबई में थे तो इनसे राब्ते में थे और इनसे बातचीत उनकी होती रहती थी। सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ, ये उनके पर्सनल दोस्त भी हैं और इनको लीगल एडवाइज़र भी थे और बहुत सारे केसेस जो हैं वो शुएब ने उनके लड़े हैं इनके लिहाजा। सो अगेन ही इज़ द मोस्ट रेलिवेंट पर्सन टू उनसे सवालात पूछने के लिए। अब आप पूछें। अच्छा बैरिस्टर साहब, जिस तरह से क्लास साहब ने कहा कि यू वर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड अरशद शरीफ की जो ऊपर केसेस बनाए गए उन हवाले से, उसके हवाले से फिर उनका क्या मौक़िफ़ था, किससे उनको ख़तरा था, किसकी वो बात ज़्यादा करते थे और अब उनकी वालदा का जो स्टांस है, थोड़ा सा इसकी वजूहात बताएं। ख़त को हमने देखा है, उसके अंदर जो डिटेल्स उन्होंने बताई हैं उनका एक अदम एतमाद है विच इज़ वेरी ऑब्वियस, बट शी इज़ रेजिंग वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस। वो ये कह रही हैं कि उनके ऊपर मुकदमात क्यों बनाए गए, किसने बनाए, उनको क्यों मुल्क से जाना पड़ा। फिर इसके अलावा वो जो क्वेश्चंस रेज कर रही हैं उन क्वेश्चंस का ही अगर आंसर मिल जाए तो बहुत हद तक केस सॉर्टेड नहीं है। बिल्कुल सही बात की आपने। इसमें इशू ये है कि हम जब पिटिशन अरशद के शहीद होने के बाद जब हम पिटिशन लेके हाई कोर्ट गए तो उस वक्त हमारे दो प्रेयर थी। एक तो ये था कि उसका जस्ते खाकी हमें वापस पाकिस्तान लाया जाए और दूसरा जुडिशल कमीशन की अपॉइंटमेंट थी। इन्होंने ऐलान ये किया कि जुडिशल कमीशन बनेंगे, लेकिन जो कमीशन बनाया वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत बनाया जिसको गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करती है। हमारी कोई भी कंटेंशन कहीं भी ऐसी नहीं थी where we suggested that we are looking for a commission under this government। हमने हमेशा पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि आप जुडिशल कमीशन अपॉइंट करें और उसके तहत फिर उसके अंदर साथी हज़रात भी शामिल हों, उसके फैमिली के लोग भी शामिल हों, पता चले कि वाकई इंसाफ के लिए कोई तगोदो की जा रही है। तो इन्होंने तो कोशिश ही ये की है, टोटल कोशिश ही ये की है। अब जो साहिबान FIA के थे ये जाने से पहले मेरे ऑफिस आए थे, मेरी उनसे डिटेल डिस्कशन हुई, सवालात जवाबात एक दूसरे के साथ किए गए। अब वो अच्छे खासे कॉम्पिटेंट लोग हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे आर वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट। वो कौन सी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसका क्या जवाब मिलेगा, गवर्नमेंट उसको पब्लिक करेगी या नहीं करेगी, ये सारे खदशात अरशद की वालदा ने भी रेज की, हमने भी अदालत में ये पहले दिन से बात की। अब एक और अच्छी बात यह है कि अदालत ने वो केस 7 तारीख को दोबारा लगा दी है, जिसमें मेरी प्रेयर यही थी कि जी आपने जुडिशल कमीशन बनाना है। तो ये सारे सवालात जहां तक दुबई का ताल्लुक है वो पहले दिन से हम ये बात रेज कर रहे हैं। अब अरशद पे जैसा रऊफ भाई ने बताया कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं थी। मैं अरशद के साल 26-27 साल थे, कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं थी जिसने अरशद पे केस न बनाया, इंक्लूडिंग इमरान खान की गवर्नमेंट। वो जब इमरान खान पे तनकीद किया करता था तो उन्हीं के दोस्त PTI के दोस्त मुझे ही रात को फोन करते थे, यार अपने भाई को समझाओ। फिर वो बहुत सारी बातें हैं।
अब ये सारा कुछ हमारे पास है, हमारे सीनों में महफूज है। हम किसी जुडिशियल कमीशन में ये बातें रखना चाहते हैं। लेकिन आप पे 16 FIR हुई। रोज हम, अरशद की वालदा मुझे फोन करके बताती थी, शुएब बेटा एक और FIR होगी। कैन यू बिलीव इट? अरशद तो मतलब कहता ही था, अरशद की वालदा मुझे फोन करके बताती थी, बेटा एक और FIR आ गई है, मुझे एक और मैसेज आ गया। तो थ्रेट इस लेवल का था। थ्रेट नहीं था तो हम क्यों भागते थे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें एक ऐसा ऑर्डर दिया जो पाकिस्तान में ऐसा ऑर्डर नहीं मिलता था, कि उन्होंने कहा जी एज लॉन्ग, मेरी स्टेटमेंट है रऊफ भाई, ये सुनने वाली स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड का हिस्सा है जी। वो मेरी स्टेटमेंट हाई कोर्ट में ये थी, योर लॉर्डशिप इफ ही गोज आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट ही इज गोइंग टू बी टारगेटेड। दिस इज पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, दिस इज पार्ट ऑफ द जजमेंट। ये मैंने अदालत में कहा 2 महीने पहले, ये सर 3 महीने पहले, कि अगर ये इस अदालत की जुरिसडिक्शन से बाहर निकलेगा तो ही इज गोइंग टू बी टारगेटेड। आप ये ना सोचें कि मैं हैदराबाद की FIR का रिलीफ मांग रहा हूं। दिस इज ए मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर हिम। तो हमारे तो बहुत सारे सवालात हैं। अच्छा शोएब भाई, आपका मुझे है अंदाज़ा अरशद से, जैसे मैंने कहा हम बड़े आपस में भी बड़े हमारा करीबी ताल्लुक है सबका, आप भी हमारे उसका हिस्सा थे। तो अरशद से आपकी दुबई से जब वो दबाव पड़ा, ये डाला गया उनकी फैमिली में, उनकी वालदा ने भी लिखा है इसमें अपने ख़त में, तो उस वक्त भी अरशद ने आपसे भी यकीनन बात की होगी। फिर प्लस आपकी आखिरी क्या कन्वर्सेशन हुई अरशद से वहाँ कीनिया से? बिकॉज के जो मेरी इत्तला है शायद अरशद जो है आपसे वो आखिरी एक आध दिन में आपसे राब्ते में थे। तो व्हाट वाज योर कन्वर्सेशन? अरशद के क्या जहन में था? व्हाट वाज ही थिंकिंग कि क्या करना है और ये किस तरह करना है? रऊफ भाई 2 बातें हैं। एज फार एज दुबई इज कंसर्न, व्हेन ही वाज आस्क्ड बाय दुबई ऑफिशियल्स टू लीव दुबई, मुझे उसने फोन किया उसी दिन, गालबन उसी दिन, शुएब भाई मेरे पास 2 वर्ड जो है ना, मैं रऊफ भाई वर्ड एंड वर्ड बता रहा हूँ, शहीद है वो बंदा, भाई है मेरा। उसने मुझे कहा शुएब भाई इमिग्रेशन के लोग आए थे, होटल में मुझे मिले हैं और उन्होंने मुझे सिर्फ ये ऑप्शन दी है, या तो आप पाकिस्तान जाएं या हमारा मुल्क छोड़ दें। अब अरशद के पास ये, मुझे अरशद कोई रिकॉर्ड निकाल के चेक भी कर सकता है जी, जब मेरी उस दिन कन्वर्सेशन की हुई है। फिर कन्वर्सेशन क्या हुई है केनिया से कन्वर्सेशन होती थी। ये रऊफ भाई मैं अपने दिल से कह रहा हूँ कि कभी वो मुझे कहता था मैं शुएब भाई मैंने वापस आना है, आप पिटीशन डाल दो। फिर वो 2-3 घंटे के बाद कहता शुएब भाई अभी वेट करना, आप पिटीशन बना के रखें। लेकिन संडे वाले दिन ही सेड टू मी शुएब भाई आई वांट टू कम बैक। मैं एक दिन पहले मतलब एक दिन पहले ये 22 अक्टूबर को बता रहे हैं अरशद की आपसे बात हुई है और अरशद ने कहा पिटीशन डाल दें, आई वांट टू कम बैक, और 23 अक्टूबर को ही वाज किल्ड असैसिनेटेड। मतलब मेरी रऊफ भाई 12 बजे बात हुई है ना, तो रात को 12 बजे ही वाज असैसिनेटेड, दिन 12 को मेरी बात हुई है। और मैं सोचें कि वो पिटीशन, और मैं ये वेट कर रहा था कि अब मुझे दोबारा फोन ना करे, क्योंकि वो दोबारा फोन करके 1-2 बार उसने कहा कि शुएब भाई अभी रहने दे। तो मैं आई वाज वेरी एक्साइटेड कि यार मेरा भाई वापस आ रहा है, इधर वापस आ रहा है, देखा जाएगा जो होगा। क्या अरशद को ये एहसास, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ बिकॉज ही वाज इन टच विद यू, अरशद को एहसास हुआ था कि आई वाज मोर सेफ इन पाकिस्तान, मुझे वापस जाना चाहिए? कोई ऐसी मुझे जिन हालात का बता के या जिस खौफ की वजह से पाकिस्तान से गया था, शायद वो इतना वो ख़तरा बहर ज़्यादा था, पाकिस्तान वापस आकर उनको ज़्यादा ख़तरा नहीं था, ही वांटेड टू फाइट बैक हिज केसेस। आपकी क्या रीडिंग थी वापस आने? क्योंकि यहाँ से तो जिस तरह कहा कि थ्रेट अलर्ट्स थे, केसेस थे, उनके पीछे लगे हुए थे, उनको तो उस वक्त डरा के यहाँ से भेजा गया था। तो फिर अरशद का वापस आना इट्स ए बिग डेवलपमेंट कि वो वापस आना चाह रहे थे और केसेस लड़ना चाह रहे थे। उसकी वजह ये हुई ना रऊफ भाई, यहाँ हम सारे थे ना, अरशद वाज ऑन हिज ओन। मैंने पहले भी आपके बहुत सारे चैनल से और भी बात की, ही वाज ऑन हिज ओन, ही लेफ्ट इन ए वीक मोमेंट में वो चला गया। ही रियलाइज कि मैं
केनिया में अकेला भी हूँ, ही वाज मिसिंग पाकिस्तान, ही वाज मिसिंग हिज फैमिली। डेफिनेटली बच्चे, दोस्त, प्रोफेशन, सब उसको वो चीजें। पाकिस्तान को मिस कर रहा था। मैं वो बंदा था जो इसको कहता था, ठीक। आपको पता है रऊफ भाई दिलेर था, थोड़ा पागल था, लेकिन डेफिनेटली दिलेर था वो डेफिनेटली दिलेर था और वो इंटेग्रिटी वाला बंदा था। मेरे और आपसे भी वो अपना कमजोर मोमेंट शेयर नहीं करता था। बट ऐसे आई ही। गेस्ड इट कि व्हेन ही सेड टू मी, शेर भाई आई वांट टू कम बैक, इधर बहुत बोरियत हो रही है, वो अपने वो सही शेर था वो, मतलब वो चीज कह नहीं सका, लेकिन आई कुड गेस्ट इट कि ही वांटेड टू कम बैक। रऊफ भाई वो किस जंगल में मारा गया, वो जगह रहने के काबिल किधर थी? वेरी ट्रू मैं सर। तो वो उसमें आई गेस्ड इट कि यार अब ये वापस आना चाहता है। और मैं भी एज ए वकील ना, क्योंकि मैंने उसको कभी अरेस्ट नहीं होने दिया। रऊफ भाई उस पे कौन कौन सा मुकदमा नहीं बना, आईबी ने उस पे इतने मुकदमे बनाए, हम दोनों भाई आईबी के ऑफिस में घुस के बदमाशी कर गए। ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे हालात थे कि बता नहीं सकते, लेकिन वो अरेस्ट नहीं हो सका। वेरी ट्रू। वैर साहब, जिस दिन से ये वाकया हुआ है उस दिन से हर रोज़ ये जो अनफॉर्चुनेट वाकया है ये हमारे प्रोग्राम का भी हिस्सा है और तमाम टीवी चैनल्स पर इस पर बात हो रही है और मजीद भी आने वाले दिनों में बात होती रहेगी इस उम्मीद के साथ कि जस्टिस होता हुआ नजर आए। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में टाइम दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।